स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IAL फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम वीडियो डिस्कस करेंगे वो हमारा वीडियो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो पार्ट 1 के वीडियो का लिंक आप सब अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा। और जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 ज़रूर देख लें, उसके बाद पार्ट 2 का वीडियो को देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। और साथ ही ये भी आपको पता है कि मैं जो लोग नए हमसे जुड़े हुए हैं मैं उनको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ जो भी वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो नोट्स की फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आप उनको ईजिली राइट डाउन कर सकते हैं। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो भारत में संवैधानिक विकास का जो पार्ट 1 था वो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 1 में आपने देखा था कि जनरली जो उसमें हमने एक्ट्स कंसिडर किए थे या जो भी एक्ट के बारे में हमने पढ़ा था वो सब हमारे कंपनी रूल के थे, क्योंकि हमने इसका जो विभाजन किया था वो दो तरीके से विभाजन किया था कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ या संवैधानिक विकास हुआ वो दो तरीके से हुआ। एक था कंपनी रूल, जिसमें आपने देखा था कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था सबसे पहले, और फिर 1853 का लास्ट चार्टर एक्ट आया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे क्राउन रूल के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्राउन रूल की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्राउन रूल क्यों आया, और क्या क्या परिस्थितियाँ रहीं जिनकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में ख़त्म हो गया। तो 1853 में जो चार्टर एक्ट आया था, उसके बाद सन 1857 में आप सबको पता होगा कि भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित होती है जिसको बोला जाता है भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम। तो भारत का जब प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ, जिसको रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं, उसमें विद्रोह इतना ज़्यादा था कि मजबूरन ब्रिटिश सरकार को कंपनी के शासन को ख़त्म करना पड़ा, और उस विद्रोह को दबाने के लिए ही अब वो पूरा नियंत्रण ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। कंपनी के शासन को समाप्त करते हुए पूरा नियंत्रण, भारत का जो पूरा अधिकार क्षेत्र था वो अब डायरेक्टली किसके हाथों में चला गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में। और आप कह सकते हैं कि वो वहाँ की जो महारानी थी उसके हाथ में चला गया। तो इसीलिए इसको क्राउन रूल बोला जाता है कि जो अब शासन हो रहा था वो बेसिकली कहाँ से हो रहा था, आप कह सकते हैं कि वो ब्रिटेन की महारानी के द्वारा किया जा रहा था, उनके द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा था। अब इससे पहले जो शासन करता था, आपको पता था कि कॉमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी राइट दिए गए थे वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए थे। लेकिन 1857 की विद्रोह के बाद वो सारे एक्ट सब चेंज कर दिए गए, और फिर नए सिरे से भारत में अपने नियंत्रण को उन्होंने परिभाषित किया। तो इसमें सबसे पहले जो एक्ट आता है क्राउन रूल की, अगर हम बात करें तो क्राउन रूल में जो जो एक्ट आते हैं वो 1858 से लेकर 1947 तक हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो 1858 में 1857 की क्रांति के ठीक एक साल के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट पारित किया जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसका नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों रखा गया, इसके पीछे भी एक ब्रिटिश सरकार की सोची समझी चाल थी, क्योंकि उन्होंने बड़ी चालाकी से यहाँ पर शासन किया है। तो वो इन चीज़ों का बहुत छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। तो उन्होंने सिंपैथी लेने के लिए, कि इंडियंस की सिंपैथी, वहाँ की पब्लिक की सिंपैथी, उनका ट्रस्ट हासिल करने के लिए, विश्वास को जीतने के लिए जो एक्ट पारित किया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से पारित किया, यानी भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, या भारतीय शासन अधिनियम के नाम से किया, जिससे लोगों में ये मैसेज जाए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो भारत के लोगों के लिए ही कर रहे हैं, उन्हीं के प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। आप समझ रहे होंगे ऐसा उन्होंने क्यों किया। इससे पहले आपने देखा था जो भी एक्ट आ रहे थे उनमें जनरली इंडिया से रिलेटेड कोई भी नाम मेंशन नहीं था, वो चार्टर एक्ट नाम होता था या रेगुलेटिंग एक्ट नाम होता था। यहाँ बड़ी चालाकी से उन्होंने जब शासन क्राउन रूल के द्वारा चलाया जाने लगा, तो उन्होंने बड़ी चालाकी से जो एक्ट था उसका नाम भी बड़ी चालाकी से सोच समझ कर रखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है, सिंपैथी को हासिल करने के लिए, भारतीयों की सहानुभूति को प्राप्त करने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस एक्ट में क्या क्या खास बातें थी। तो दिस एक्ट वाज इनेक्टेड इन द वेक ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक्ट क्यों आया, इसकी ज़रूरत क्यों हुई। ये 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम था, ये जो क्रांति थी,
उसकी बदौलत ये एक्ट पारित किया गया, जिसको हम उस क्रांति को सिपाही म्यूटनी भी कहा जाता है। ये बात आप याद रखिएगा एडिशनल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको माना जाता है। दिस एक्ट एबोलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर द पावर्स टू ब्रिटिश क्राउन। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस एक्ट के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और सीधे सीधे पावर किसके हाथ में आ गई? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गई, यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथ में आ गई। इस एक्ट के फीचर्स क्या क्या थे? तो दिस एक्ट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू वॉइसराय ऑफ इंडिया। सबसे पहले और ख़ास बात इस एक्ट में क्या मेंशन की गई कि अभी तक जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट होती थी, उस पोस्ट का नाम परिवर्तित किया गया, उसको नए सिरे से परिभाषित किया गया। अब उस पोस्ट को वॉइसराय ऑफ इंडिया के नाम से जाने लगा, यानी भारत के वॉइसराय की पोस्ट के नाम से जाना जाने लगा। और वॉइसराय वॉज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। और वॉइसराय के पद पर जो भी व्यक्ति बैठा होता था वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता था ब्रिटिश क्राउन का। ठीक है, आप कह सकते हैं कि वो उसके प्रतिनिधि के रूप में भारत में काम करता था और वो सारी जवाबदेही उसकी किसके प्रति होती थी? ब्रिटिश क्राउन के प्रति होती थी। तो इस पोस्ट पर आने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन का कई बार ये जो ग्रुप सी लेवल के एग्जाम्स होते हैं या जो स्टेट लेवल के और एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें ये वन लाइनर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। तो इस पोस्ट पर आने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, तो फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोड ऑफ डायरेक्टर्स। आपको मैंने पिछली वीडियो में जो इसका पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी पिट्स इंडिया एक्ट में कि वहाँ पर कंपनी ने क्या किया था, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पावर्स को विभाजित कर दिया था कि व्यापारिक मामले आपको पता है कौन देखेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखता था, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था वो उसके पॉलिटिकल अफेयर्स देखता था। यानी दो तरीके से शासन हो रहा था। लेकिन इस एक्ट में जब कंपनी का शासन ही खत्म कर दिया गया तो सीधे सीधे ये जो डबल गवर्नमेंट या जो जो डबल पावर्स थी ये भी एक तरह से क्या हो गई? समाप्त हो गई। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पूरी तरीके से क्या हो गए? समाप्त कर दिए गए। आपको ये मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट्स इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था? पॉलिटिकल अफेयर्स को देखता था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते थे? कॉमर्शियल अफेयर्स को देखते थे। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में ये इस व्यवस्था भी पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट एक्ट आता है वो आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, यानी 1861 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक और एक्ट पारित किया जाता है जिसको बोला जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। आप चालाकी देखते रहिए, यहाँ पर अब जो भी एक्ट आएगा वो इंडिया से रिलेटेड ही होगा, उसके नाम में इंडिया जरूर मेंशन होगा। ठीक है, वो सिंपैथी को गेन करने का उनका एक सोचा समझा प्लान था। टू ऑब्टेन द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन काउंसिल एक्ट वॉज इनेक्टेड। अब ये जो एक्ट लाया गया, ये एक्ट भी भारतीयों के सहयोग लेने के लिए, भारतीयों को एडमिनिस्ट्रेटिव में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया था। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इसका इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में काफ़ी बहुत बड़ा योगदान माना जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए जो आप कह सकते हो कि लैंडमार्क साबित हुए भारत के संवैधानिक विकास में। इसके क्या क्या फीचर्स थे वो हम डिस्कस करते हैं। इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट बात या सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन इसमें क्या किया गया? आपको याद होगा, रेगुलेटिंग एक्ट में जो मद्रास की प्रेसिडेंसी थी और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी उसको बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। तो इस एक्ट में उनकी प्रेसिडेंसी को फ्री कर दिया गया, यानी उनकी प्रेसिडेंसी के जो भी निर्णय होते थे अब वो वहाँ के गवर्नर डायरेक्ट ले सकता था। तो एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, यानी अभी तक बंगाल को सिक्योरिटी दे रखी थी लेकिन अब वो सिक्योरिटी बंगाल की गवर्नर से, या आप कह सकते हो कि जो भी बंगाल को पावर्स प्रदान थी उसके अधीन मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी काम कर रही थी। अब वो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्या हो गई? अपनी डिसीजन लेने के लिए फ्री कर दिए गए इनडायरेक्ट रूप से। ठीक है, तो ये जो एक्ट था इसमें से पहला प्रोविज़न यही था कि डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। तो इसके लिए लेजिस्लेटिव पावर्स का क्या कर दिया गया? जो रिस्टोर कर दी गई बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज की, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट में पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था किसके अधीन कर दी गई थी? बंगाल के अधीन कर दी गई थी। नेक्स्ट फीचर इसका क्या था? दिस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर नॉर्थ वेस्ट बंगाल एंड पंजाब। इसके अलावा इसमें दो नई लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाई गई, एक नॉर्थ वेस्ट बंगाल के लिए और एक पंजाब के लिए। इसी एक्ट के द्वारा दो नई काउंसिल्स भी का भी गठन इसमें किया गया, एक नॉर्थ वेस्ट बंगाल के लिए और एक पंजाब के लिए।
नेक्स्ट फीचर है इसका, इट गेव द अथॉरिटी टू वॉइस राइट टू इशू ऑर्डिनेंस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर प्रोविज़न अगर आप कहें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 का क्या माना जाता है, तो वो माना जाता है कि इस एक्ट के द्वारा ये प्रोविज़न दिया गया, इस एक्ट के द्वारा वॉइस राइट को ये स्पेशल अथॉरिटी प्रदान की गई, ऑर्डिनेंस लाने की अथॉरिटी। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस सिस्टम आज एट प्रेजेंट में भी आपको पता है विद्यमान है हमारे भारत सरकार में, या आप कह सकते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सुविधा प्रदान की जाती है आज की डेट में भी। आज की डेट में जो ऑर्डिनेंस लाने का अधिकार है वो भारत के प्रेसिडेंट को है, भारत के राष्ट्रपति को है। ठीक उसी को कॉपी हमने किया हुआ है अपने संविधान में। तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने वॉइसराय को ये अथॉरिटी दे दी कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बिना सहमति के भी इमरजेंसी के टाइम पर, आपातकाल के टाइम पर क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश ला सकते हैं। द लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस वॉज 6 मंथ। लेकिन खास बात क्या थी कि ये जो ऑर्डिनेंस पास होगा या ऑर्डिनेंस लाया जाएगा या अध्यादेश लाया जाएगा, इसके लाइफ टाइम कितना होगा, 6 मंथ के लिए। यानी इसके जो रूल्स रेगुलेशन होंगे या जो भी इसके प्रोविजंस होंगे वो कितने टाइम तक वैलिड रहेंगे, 6 मंथ तक वैलिड रहेंगे। ठीक है, ये सिस्टम आज भी विद्यमान है। मैं आपको बता दूं भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में ये वर्तमान में भी विद्यमान है। आज की डेट में भी अगर कोई ऑर्डिनेंस लाया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा या अध्यादेश पारित किया जाता है तो वो भी 6 मंथ के लिए या 6 महीने के लिए वैलिड होता है। तो ये इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। अब अगला एक्ट आता है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, यानी 1892 में एक और एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट के ही नाम से। तो द सेकेंड इंडियन काउंसिल एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1892, जैसा कि मैंने आपको बताया। दिस एक्ट इंक्रीज द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया, यानी उसको बढ़ाया। साथ ही साथ दिस एक्ट गेव द पावर्स ऑफ डिस्कसिंग द बजट टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हुआ करती थी उस समय, जितनी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, इस एक्ट से पहले उनको बजट पर डिस्कशन करने का अधिकार नहीं था। लेकिन ये पहला एक्ट था जिसमें उनको बजट पर डिस्कशन करने के लिए, ये जो बजट आता था, बजट पारित होता था, उसमें डिस्कशन करने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को इसमें मान्यता प्रदान की गई। इससे पहले के जितने भी एक्ट आए उनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को बजट में डिस्कशन करने का अधिकार नहीं होता था। ठीक है, तो ये इसीलिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि बजट पर डिस्कशन का प्रोविज़न किस एक्ट के द्वारा आया, तो वो था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्ट से बनता है, ये आप याद रखिएगा। तो 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के द्वारा ही बजट पर बहस करने का अधिकार प्रदान किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को। नेक्स्ट एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, 1909 का इंडियन काउंसिल अधिनियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसके हर एक पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। दिस एक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इस एक्ट का एक दूसरा नाम भी है, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है या मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है मैं आपको ये बात भी बता देता हूँ। तो एट द टाइम ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट लॉर्ड मॉर्ले वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जब ये एक्ट आया तो उस समय पर भारत में सचिव के रूप में कार्यरत कौन थे, लॉर्ड मॉर्ले, और जो वॉयसराय की पोस्ट पर थे वो लॉर्ड मिंटो। तो उनके दोनों के सहयोग से ये एक्ट आया। तो इस एक्ट का नाम क्या पड़ा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी इस एक्ट को कहा गया। तो याद रखिएगा कि जब ये एक्ट आया यानी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 आया, उस समय भारत में सेक्रेटरी की पोस्ट पर कौन थे, लॉर्ड मॉर्ले, और जो वॉयसराय की पोस्ट पर कौन कार्यरत थे, लॉर्ड मिंटो। इसलिए इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके क्या क्या फीचर्स थे वो हम डिस्कस करते हैं। It provided for the first time the association of Indians with executive councils of the viceroy and governor। इस एक्ट में सबसे पहले ये सुविधा प्रदान की गई कि जो वॉयसराय और जो गवर्नर्स होंगे, जो प्रोविंस में गवर्नर्स होंगी और जो भारत का वॉयसराय होगा, उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में अब भारतीय सदस्यों की नियुक्ति भी की जा सकेगी। इससे पहले उसमें जो भी सदस्य नियुक्त होते थे वो सब ब्रिटिश होते थे। तो इस एक्ट में सबसे पहले यह अधिकार प्रदान किया गया कि अब जो वॉयसराय और जो गवर्नर्स होंगे उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, कार्य समिति होगी, उसमें भारतीय सदस्य भी नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्ट से बनता है कि किस अधिनियम के द्वारा सबसे पहले भारतीय सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया गवर्नर और वॉयसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो आपका आंसर क्या होगा, बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसके अलावा एक बात और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वॉयसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब जब ये सुविधा प्रदान की गई तो नियुक्ति भी करनी स्टार्ट की गई। तो वॉयसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे, उनका नाम याद रखिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय बने जिनकी नियुक्ति वॉयसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में की गई। और वो उनकी जो नियुक्ति की गई थी वो किस पोस्ट
पर की गई थी या किस पद के द्वारा की गई थी? ही वॉज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर, यानी कानूनी सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति की गई थी। इट इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्ट, ये याद रखिएगा, इससे तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, डेफिनेटली हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। तो इस एक्ट में ही सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई। अभी सेपरेट इलेक्टोरेट है क्या, मैं इस पर डिस्कस कर लेता हूँ। इस एक्ट में सबसे पहले ये सुविधा प्रदान की गई कि मुस्लिम्स को अलग से मतदान करने की अधिकार प्रदान किए गए। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मुस्लिम मेंबर्स जो भी नियुक्त होंगे वो केवल मुस्लिम वोटर्स के द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या किया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम आ गया। यानी अभी तक क्या होता था कि किसी की भी नियुक्ति होती थी तो सब वोटिंग करते थे, लेकिन अगर किसी मुस्लिम प्रतिनिधि की नियुक्ति होती है तो उसकी जो नियुक्ति होगी वो किसकी वोटिंग के द्वारा होगी? मुस्लिम वोटर्स की वोटिंग के ही द्वारा होगी, उसमें हिंदू वोटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इसी एक्ट के द्वारा लाया गया भारत में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 1909 के एक्ट के द्वारा ही लाया गया था। इसीलिए लॉर्ड मिंटो इज नोन एज द फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट। इसलिए सांप्रदायिक, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने सांप्रदायिक विभाजन कर दिया। हिंदू मुस्लिम सबसे पहले करने का, अगर मताधिकार के नाम पर उन्होंने जो हिंदू मुस्लिम का पार्टीशन किया, यहाँ पर उन्होंने धर्म के नाम पर ना करके उन्होंने मताधिकार के नाम पर किया कि मुस्लिम्स को अलग राइट दिए अपना मुस्लिम प्रतिनिधि चुनने के लिए। ठीक है, तो वो यहीं से लागू है। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। कम्युनल इलेक्टोरेट का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है भारत में। तो याद रखिएगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम किस एक्ट के द्वारा आया? तो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, मुस्लिम्स के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम लॉन्च किया गया वो पहली बार बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, और इसका जो फादर माना जाता है या जनक माना जाता है वो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। नेक्स्ट एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। 1919 में भारत सरकार अधिनियम या भारतीय शासन अधिनियम पारित किया जाता है। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इस एक्ट को भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक और नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? वही लॉजिक है इसका, बिकॉज जब ये एक्ट आया, एट द टाइम ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट, लॉर्ड मॉन्टेग्यू वॉज द सेक्रेटरी एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉज द वाइसराय। तो जब ये एक्ट पारित किया गया सन 1919 में, उस समय भारत में सचिव के रूप में कार्यरत कौन थे? लॉर्ड मॉन्टेग्यू। और जो भारत के वाइसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो उनके नाम पर इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इसके क्या क्या फीचर्स थे? इट इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, याद रखिएगा। इट इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री। बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है द्विसदन व्यवस्था। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं द्विसदनात्मक प्रणाली। तो इस एक्ट के द्वारा ही बाई कैमरलिज्म यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था और डायरेक्ट इलेक्शन भारत में पहली बार किए गए। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज रिप्लेस्ड बाई, जो अभी तक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी उसको अब रिप्लेस कर दिया गया एक बाई कैमरल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, जिसमें दो हाउस होते थे। अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट का होता था और लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली का होता था। ये भारत के कई राज्यों में अभी भी विद्यमान है। अभी आने वाली एक दो टॉपिक्स के बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा अलग से भी, और अभी इस वीडियो में भी मैं अभी आपको कुछ देर के बाद इस पर डिस्कस करूंगा कि भारत में वर्तमान में किन राज्यों में बाईकैमरलिज्म अभी भी विद्यमान है। तो इस एक्ट के द्वारा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको रिप्लेस कर दिया गया बाईकैमरल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, और उसके दो हाउस बनाए गए, एक अपर हाउस जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता था और लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली उसको बोला जा सकता है। आप इसको हिंदी में कह सकते हैं, जो अपर हाउस था वो विधान परिषद और जो लोअर हाउस था वो विधानसभा। तो आप देखते हैं ना, जैसे अभी विधानसभा के चुनाव भी हमारे हो रहे हैं, तो विधानसभा, तो दोनों का चुनने का तरीका भी अलग होता है। विधान परिषद के सदस्यों की नियुक्ति अलग तरीके से की जाती है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, वो डायरेक्ट नहीं चुने जाते। जबकि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका डायरेक्ट चुनाव जनता करती है, वो डायरेक्ट इलेक्शन से किए जाते हैं। जो चुनाव अभी आपके हमारे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जो 5 राज्य हैं उनमें ये चुनाव अभी होने हैं, पंजाब, गोवा और मणिपुर में। दिस एक्ट अलाउड दैट 3 of 6 members of the वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियन। साथ ही साथ जो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सदस्यों की संख्या की बात की गई थी, उसमें 6 सदस्य में से 3 सदस्य भारतीय ही होंगे। इस एक्ट में ये बात भी मेंशन की गई कि 6 सदस्यीय जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उसमें से 3 सदस्य भारतीय होने जरूरी हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि इसी एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई। ए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज सेटअप इन 1926, जो कि 1926 में स्थापित किया गया फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्विसेज।
तो सिविल सर्विसेज के लिए या सिविल सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट के लिए ये सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया 1926 में, और इसका प्रोविज़न किस एक्ट के द्वारा आया? बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सन 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा। इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिक्स क्रिश्चियन एंड एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़। अभी आपने देखा था कि लॉर्ड मिंटो ने सन 1909 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था उसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट की सुविधा प्रदान की थी मुस्लिम्स को, वही सेपरेट इलेक्टोरेट की सुविधा अब मुस्लिम्स के साथ साथ सिख, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को भी प्रदान की गई भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, यानी इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। तो कहीं ना कहीं उसको क्या किया गया? एक्सटेंड किया गया। कौन कौन सी कम्युनिटीज़ के लिए? सिख, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ के लिए भी अब मुस्लिम्स की तरह क्या हो गया? सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम लागू किया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट आता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका भी बहुत बड़ा योगदान माना जाता है भारतीय संविधान के निर्माण में। तो मैंने आपको पहले बताया भी है, अभी हम एक वीडियो बोरोड फीचर्स पे भी लेके आएंगे, क्योंकि भारतीय संविधान में काफ़ी सारे फीचर्स बोरो किए गए हैं कि हमने अलग अलग देशों की काफ़ी अच्छी चीज़ों को फॉलो किया है। कुछ देश से कुछ लिया हमने, किसी और देश से कुछ लिया, जो जो वहाँ की अच्छी चीज़ें थी उन सब ने फॉलो किया। और काफ़ी सारी चीज़ें जो आज वर्तमान में हमारा भारतीय संविधान है उसमें जो जितने भी प्रोविजंस हैं या जितने भी एक्ट्स आप कहते हैं या जितने भी आर्टिकल्स की आप बात कर लीजिए, जितने भी उसके फीचर्स हैं, उनमें से करीब 50 to 60% फीचर्स इसी एक्ट के द्वारा लिए गए हैं। कौन से एक्ट के द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, यानी भारतीय शासन अधिनियम 1935 का एक बहुत बड़ा योगदान है भारतीय संविधान के निर्माण प्रक्रिया में भी। तो दिस एक्ट वॉज ए डॉक्यूमेंट हैविंग 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल। जब ये एक्ट आया तो इसमें 321 सेक्शंस थे और साथ ही साथ 10 शेड्यूल थे। तो काफ़ी बड़े लेवल पे ये एक्ट पारित किया गया, यानी आप कह सकते हैं कि एक विस्तृत रूप था इस एक्ट का। इसके क्या क्या फीचर्स थे? दिस एक्ट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट। सबसे पहले इस एक्ट में क्या बात की गई कि पावर्स को डिवाइड किया गया, यानी शक्तियों का विभाजन किया गया केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में। तो इसमें 3 तरीके की लिस्ट बनाई गई। पहली थी फेडरल लिस्ट फॉर सेंटर, जो कि केंद्रीय सरकार के लिए थी, जिसमें 59 आइटम्स थे। वो ये जो मैं आइटम्स आपको बता रहा हूँ ये उस समय के बता रहा हूँ कि जब ये अधिनियम आया था तब इसमें कितने आइटम्स यानी कितने विषयों को सम्मिलित किया गया था। तो जो फेडरल लिस्ट थी उसमें 59 आइटम्स को सम्मिलित किया गया था, यानी 59 विषयों को सम्मिलित किया गया था। प्रोविंशियल लिस्ट बनाई गई थी प्रोविंसेस के लिए, यानी राज्यों के लिए, और इसमें 54 आइटम्स सेलेक्ट किए गए थे। कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई थी दोनों के लिए, यानी जिस पर किसका अधिकार हो, आप कह सकते हैं जिस पर किसका अधिकार हो, दोनों का अधिकार हो, राज्य का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। तो इसमें टोटल कितने आइटम्स थे? 36 आइटम्स थे। अब ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो फेडरल लिस्ट आई, प्रोविंशियल लिस्ट आई, कॉन्करेंट लिस्ट आई, ये भारतीय संविधान में आज भी विद्यमान है। आज इनके नाम चेंज हो गए। फेडरल लिस्ट को यूनियन लिस्ट बोला जाता है, प्रोविंशियल लिस्ट को स्टेट लिस्ट बोला जाता है, और कॉन्करेंट लिस्ट एज इट इज़ कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से ही जानी जाती है। तो अगर आप भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे तो ये तीनों लिस्ट आज भी आपको वर्तमान में दिखाई देती हैं। वहाँ पर मेंशन है कि यूनियन फेडरल लिस्ट का नाम परिवर्तित हो गया, उसको यूनियन लिस्ट के नाम से हम जानते हैं आज की डेट में, प्रोविंशियल लिस्ट को स्टेट लिस्ट के नाम से जानते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट को कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन इनमें जो विषय की संख्या है, यानी जो आइटम्स हैं, तो नंबर ऑफ आइटम्स चेंज हो चुके हैं। तो मैं आपको वर्तमान स्थिति बता देता हूँ। यूनियन लिस्ट में आपके जो आज की डेट में टोटल सब्जेक्ट्स आप कह सकते हैं या आइटम्स कह सकते हैं, वो 100 विषय सम्मिलित हैं। तो 100 आइटम्स इसमें आपके मेंशन है यूनियन लिस्ट में। यूनियन लिस्ट से का संबंध मैं आपको बता देता हूँ। यूनियन लिस्ट से तात्पर्य हमारा क्या है कि ऐसे विषय या ऐसे आइटम्स जिन पर केंद्र सरकार का अधिकार है, या जिनके जो डायरेक्टली किसके नियंत्रण में है? केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। ठीक है, तो ऐसे कितने हैं? ऐसे 100 आइटम्स हैं, यानी 100 विषय हैं यूनियन लिस्ट में सम्मिलित। स्टेट लिस्ट, आज की डेट में जो प्रोविंशियल लिस्ट है उसको स्टेट लिस्ट बोलते हैं, और आज की डेट में इसमें 61 सब्जेक्ट्स कह सकते हैं या 61 आइटम्स मेंशन है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों का अधिकार होता है, स्टेट का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, और इसमें आज की डेट में 54। ठीक है, ये टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं, तो आप अपडेट रहिएगा। तो यूनियन लिस्ट जिस पे डायरेक्ट केंद्र सरकार का अधिकार है या जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, स्टेट लिस्ट जो किसके नियंत्रण में है? इस राज्य के नियंत्रण में है, और कॉन्करेंट मतलब जो दोनों के नियंत्रण में है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ।
बेस्ट एग्जांपल इसका है एजुकेशन। तो एजुकेशन जो सब्जेक्ट है या आप कह सकते हैं आइटम है, वो कॉन्करेंट लिस्ट का आइटम है, क्योंकि आप देखते हैं कि केंद्र सरकार भी केंद्रीय शिक्षण संस्थान चला रही है, राज्य सरकार भी चला रही है, और दोनों मिलजुल कर भी चला रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट माना जाता है। इसी तरीके से जो आइटम्स है, जैसे पुलिस है, पुलिस भी कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। आप स्टेट की पुलिस देखते हैं, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अलग पुलिस व्यवस्था है, ठीक है। तो इस तरीके से ये टोटल आइटम्स को डिवाइड किया गया है। ये आज की डेट में भी भारतीय संविधान में विद्यमान है। इसके अलावा इस एक्ट की खास बात क्या थी? इट इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म इन 6 प्रोविंसेस। तो 1935 में जब ये एक्ट आया तो इसमें बाई कैमरलिज्म यानी द्विसंधात्मक प्रणाली को 6 प्रोविंसेस में लागू किया गया। उस समय प्रोविंस हुआ करते थे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश का ही पुराना नाम है, तो उस समय यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। तो उस समय 6 प्रोविंसेस में इसको लागू किया गया। और आज की डेट में इंटरेस्टिंग बात है कि आज की डेट में भी ये 6 स्टेट्स में लागू है। भारत के 6 राज्यों में आज भी द्विसंधात्मक व्यवस्था है। वहाँ के अगर आप लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे तो भारत के 6 राज्यों में ये आज भी विद्यमान है। वो 6 राज्य कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में ये विद्यमान है, आंध्र प्रदेश में ये लागू है, महाराष्ट्र में ये लागू है, उड़ीसा में लागू है, तेलंगाना और कर्नाटका। तो ये 6 राज्य ऐसे हैं भारत के जिनमें आज भी द्विसंधात्मक व्यवस्था है। अब ये द्विसंधात्मक व्यवस्था होती कैसी है? आप इनमें सबसे अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो विधानसभा के प्रतिनिधि जनता के द्वारा इलेक्शन के माध्यम से चुने जाते हैं, जबकि विधान परिषद के सदस्यों की नियुक्ति क्या होती है? इनडायरेक्ट तरीके से होती है, उसका एक अलग प्रोसीजर है। तो सदन जो बनता है वो इन दोनों को मिला के बनता है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो 6 राज्य आज की डेट में भारत में ऐसे हैं जिनमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी आपको देखने को मिलेगी, यानी उनके अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों हैं, ठीक है। ये 6 राज्य मैं दोबारा से आपको बता दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और कर्नाटका। ये आज की डेट में 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर द्विसंधात्मक या बाईकैमरलिज्म लागू है। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें, इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया? इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट फॉर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। इसी एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार एक रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, तो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी और उसका प्रोविज़न इसी एक्ट में आया था। तो याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा ही की गई थी। तो नेक्स्ट एक्ट आता है फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और ये लास्ट एक्ट माना जाता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इट वाज द फाइनल एक्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन रूल, क्योंकि आप सबको पता है इस एक्ट के द्वारा ही भारत सरकार को आज़ादी प्रदान की गई, मतलब हमको आज़ादी मिली और भारत एक स्वतंत्र देश घोषित हुआ। इसके बाद से ब्रिटिश सरकार का हम पे नियंत्रण हट गया, उन्होंने यहाँ पे राज करना बंद कर दिया और हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किए गए। इसके क्या क्या फीचर्स है? दिस एक्ट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज द इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन नेशन फ्रॉम अगस्त 15, 1947, ठीक है। तो इस एक्ट के द्वारा ही ब्रिटिश रूल का भारत में ब्रिटिश रूल को क्या किया गया? समाप्त किया गया और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 15 अगस्त 1947 से। इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन इसी एक्ट में भारत का विभाजन भी किया गया और 2 राष्ट्र बनाए गए, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। तो इसमें भारत का विभाजन करके 2 डोमिनियंस बनाए गए, इंडिया एंड पाकिस्तान। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया बिकम द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो वीडियो मैंने आपको पोस्ट किया था उसमें मैंने बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वही बाद में भारत की पार्लियामेंट के रूप में परिणित हो गई, ठीक है। तो ये था क्राउन रूल, जो कि 1858 से 1947 तक माना जाता है, यानी इसमें जो पहला एक्ट आया था वो 1858 में आया था और जो लास्ट एक्ट आया वो 1947 में आया। 1947 के बाद भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया और फिर भारत ने अपना एक अलग संविधान बनाया जो कि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।